हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अब तो और अच्छे होंगे क्योंकि अब तो आज तो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। मैं अगर कोई ऐसा डाउट होगा जैसे कार्डियक साइकिल में या कुछ ईसीजी वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट आए तो बताना मुझे, फिर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा, ठीक है। बाकी जिन जिन बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आए थे उनके मैंने डाउट क्लियर कर दिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बताना, ठीक है। बेटा अपनी एनसीईआरटी निकाल लो क्योंकि आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी से उठाएंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना और एनसीईआरटी आप निकाल लो अपनी, ठीक है। हमने सारा पार्ट निपटा लिया, कार्डिक साइकिल तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन बता दिया है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायसिस्टोल होता है, वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, लास्ट क्लास में। अगर इसके अलावा कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कार्डिक साइकिल में, क्योंकि मैंने उसे 2-3 बार उसके लिए मैंने सेपरेटली 2 क्लासेस अलग करी हैं और बार बार उसमें क्लासेस में रिवीजन कराया है। आज ये वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक है नहीं, आपको भी रिलैक्स मिल जाए, मुझे भी रिलैक्स मिल जाए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। और इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा आपका सैटरडे, आप सब्जेक्टिव वाइज दोगे अब, और संडे आप ऑब्जेक्टिव वाइज दोगे, ठीक है। फ्राइडे आपकी क्लास आएगी और आज का डे, आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक है हमारा बेटा, वो सारे न्यूमेरिकल वगैरह मैंने सॉल्व करना बता दिया था आपको, ठीक है। उसका कैसे वो कार्डिक आउटपुट फाइंड करेंगे, स्टॉक वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियो। टॉपिक क्या बेटा हमारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेज नंबर 285, 18.3.3, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? ईसीजी देखी कभी? ईसीजी क्या होती है? धक धक तुम्हारे दिल की, ठीक है। वो एक पेपर पर नोट होकर आती है, एक पेपर पर आपकी वो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई होती है, वो सब बताती है कि आपके कितने धक धक हो रहे कितने नहीं। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न शो, ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो एक टेलीविज़न लगा होता है, एक छोटा सा टीवी लगा हुआ होता है, वो एक टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न सीन बता रहे हैं, शो जो हम देखते हैं। अ पेशेंट इज हुक्ड टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड पी पी पी। फिर एक उन्होंने दिया पी, ठीक है। तो जब तुम जाते हो पेशेंट देखने के लिए, कभी किसी के साथ हुआ हो, तो वहाँ पे कुछ तुम्हारी मॉनिटरिंग हो रही होती कि तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे हार्ट की मॉनिटरिंग हो रही होती, ठीक है। कि उसमें जो तुम्हारे वोल्टेज है, मतलब कि जो तुम्हारा पी क्यू आर एस हमारी वेव्स होती हैं, पी वेव्स, क्यू वेव, टी वेव्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताती हैं। वो जो मशीन में देखते हो ना, ये ऊपर सडन ऊपर जा रहा है, नीचे हार्ट बीट जो हो रही है वो पी 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 पी, ठीक है। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। पी जो आता है ना, एक जो लास्ट वाली पी जो लंबी वाली वो चलती है, वो आती है, तो वो होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब वो भी चलो अभी आगे क्लास में पता चल जाएगा। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इस टाइप की मशीन को क्या बोलते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इज यूज टू बी ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle, ठीक है। इसमें बेटा उल्टा है, ठीक है। जो मशीन है, ठीक है, उसका मशीन का नाम क्या बताया इन्होंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या बताया बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमें वो ईसीजी मिलती है, ईसीजी फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये उल्टा है, होना क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मशीन का नाम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बट उल्टा है। जो मशीन है, जो मशीन है उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और जो हमारा ईसीजी, जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, उसे जो हम एक ग्राफ देखकर बताते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का, इसे मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना जब पेपर सॉल्व करने बैठो तो बेटा अपोजिट वाला वो याद रखना कि इसमें अपोजिट खेल है, ठीक है, ठीक है। ईसीजी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी जो हार्ट की एक कार्डियक साइकिल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी,
उसकी पूरी वो रिप्रेजेंटेशन हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शो इन द फिगर 18.3। 18.3 में देखो एक फिगर की हुई है हमें PQRST, ठीक है, ये मेंशन हुए हैं, ये डिनोटेड है। पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। जो हमारा पेशेंट होता है ना, वो कनेक्टेड होता है 3 इलेक्ट्रिकल लीड से, ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगती हैं, तो वो भी बताऊँगा। ये लेफ्ट रिस्ट पर और राइट रिस्ट, और हमारा एक और लगती है, वो कहाँ पर होती है हमारी, लेफ्ट एंकल। कहाँ पर होती है, लेफ्ट एंकल, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ होता है, टूवर्ड दी लेफ्ट साइड। तो ये याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट याद रखना कि 3 लीड्स लगती हैं, वैसे तो 3 लीड्स तो ये लगती हैं हमारी, इन्हें बोलते हैं लिम्फ लीड, और 6 लीड्स लगती है हमारी चेस्ट लीड, ठीक है। जब तुम MBBS में BMS में आओगे, जब तुम मेडिकल कॉलेज आओगे तो जब पढ़ोगे, बट नॉलेज के लिए ऊपर 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 से समझ लो, ठीक है, कि बेटा 3 लीड्स लगती हैं, लेफ्ट एंकल, वो लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल पैर में, ठीक है। याद रखना लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि वो हमारे जो हार्ट होता है वो टूवर्ड दी लेफ्ट साइड, ठीक है, टिल्ट होता थोड़ा। तो यही लिखा हुआ इन्होंने, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, ठीक है। एक एक हमारी कहाँ लगेगी, हमारी रिस्ट पर, लेफ्ट और राइट पर, ठीक है। और फिर एक हमारी लगती है लेफ्ट एंकल पर। डेट कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द हार्ट एक्टिविटी, ये हमारी कंटिन्यूसली हमारे हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर कराता है। फॉर अ डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, ठीक है, चेस्ट रीजन पर मल्टीपल लीड्स लगती हैं। इन्होंने नेम नहीं बताया कितने, नेम ना नेम मेंशन करें ना नंबर मेंशन करें, बट हम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट है तो हमें पता होता है 6 लगती हैं, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा तो तुम किस पे टिक करोगे, मल्टीपल चेस्ट लीड होती है, ठीक है। Are attached to the chest region. Here we will take only about a standard ECG, ठीक है। Each peak in the ECG identify with a letter from P to T, ठीक है। हर एक पीक पर एक लेटर जो है वो एक आइडेंटिफाई करता है उस पीक को, टू डेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। वो हमारे जो हार्ट है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बताता है, ठीक है, उस पार्ट की, उस पोजिशन की, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसमें क्या बताया, जो हमारी मशीन है उसका नाम क्या रखा हुआ, मशीन का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो हमारा जो हमें वो मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने बताया कि इससे हम इससे हम मॉनिटरिंग करते हैं हमारे हार्ट की, ठीक है। जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है हमारी, उसकी मॉनिटरिंग चल रही होती है कि हमारा हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, वो सारा हमारे मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। फिर 3 लीड्स लगी हुई होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, लिम्फ लीड, ठीक है, ठीक है। 6 लीड लगती है हमारी चेस्ट रीजन पर, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहे। हर एक पीक पर एक लेटर है, वो डिनोट करता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हार्ट का, जो हमें पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये द पी वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इससे के लिए तुम अपने नोट्स पर आ जाओ, जिसकी मैकेनिज्म है ना वो हमारे नोट्स में लिखी हुई। नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, नोट्स में यही लिखा हुआ है। सबसे पहले टॉपिक है आज का हमारा ईसीजी। ईसीजी का हम बेसिक इंट्रो पढ़ लेंगे, रीड एनसीईआरटी लिखा हुआ है आपके नोट्स में। उसके बाद में ये जो पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम वगैरह बनाया रखा है, ठीक है, ये क्या सारा क्या है बेटा, मैकेनिज्म, ठीक है। इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ठीक है, PQRST, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी वाला एलेबोरेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है डायग्राम, तो मेरी कॉपी वाला देख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसकी एनसीईआरटी रीड करना। तो एनसीईआरटी फिर मैं रीड, पहले ये समझाऊँ फिर रीड करूँ, फिर टाइम लग जाएगा। कोई डाउट आए तो फिर मुझे बताना, ठीक है। जो बेटा पी वेव है हमारी, पी वेव पे क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एस ए नोड और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, ठीक है। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, हमारे ऐसे नोड से। ऐसे नोड पर यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। याद रखना किसका, पी पर कौन सा वो हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, ये इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक हमारा ये हुआ, ठीक है। फिर हमारा आगे थोड़ा सा चला, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, हम 0.2 पर पहुँचे। फिर यहाँ पर देखो नीचे ना क्यू जो है अभी निगेटिव उसमें है, निगेटिव ग्राफ है, तुम्हें पता होगा। जो ऊपर ग्राफ होता है लाइन से ऊपर ऊपर ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव ग्राफ, अगर फिजिक्स पढ़ी है तो। और जो नीचे ग्राफ जाता है, डाउनवर्ड जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, निगेटिव ग्राफ, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है, इसका स्लोप ऊपर जा रहा है,
तो ये पॉजिटिव है, क्यू जो है हमारा पॉजिटिव है, जो हमारी बुक में लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ पॉजिटिव, बट जो होता है रियलिटी वाला वो पहले निगेटिव पे आता है फिर पॉजिटिव पर जाता है, ठीक है। तो क्यू आर एस ये तीनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बनाते हैं बेटा, हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब होता है, जब आफ्टर क्यू वेव जब हमारी सरफेस से ऊपर आ जाती है, उस लाइन से ऊपर आ जाती है, पॉजिटिव उसमें आ जाती है, तो जब जाके हमारा डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। फिर पी क्यू में जो इंटरवल टाइम है, पी क्यू का जो इंटरवल टाइम है, देखो नीचे लिखा होगा, पहले मैंने आपको क्या बताया, ये पी वेव पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ऐसे नोट से, ठीक है। फिर ये हमारा आगे वो हार्ट ने फंक्शन करा है, ठीक है। अभी क्यू वेव नीचे है, निगेटिव उसमें है, अब जब ये ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव जा रही है, तो ये ऊपर जाके क्यू आर एस से मिलकर क्या बनाती है, हमारी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर इनका पी और क्यू के बीच में टाइम इंटरवल है, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है हमारा, इस टाइम पर होता है ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, इस टाइम पर हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए, आफ्टर क्यू वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। फिर क्यू और टी इंटरवल टाइम हो जाता है, जैसे पी और क्यू इंटरवल टाइम होता है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले क्या होता है एट्रियल सिस्टोल हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हो रहा है, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, सिस्टोल और डाइसिस्टोल, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में जब हम टी वेव पर पहुँचते हैं, तो टी वेव पर क्या हो रहा है, टी वेव पर हमारा हो रहा है बेटा, टी वेव पर होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डाइसिस्टोल, टी वेव पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डाइसिस्टोल, ठीक है। उसके बाद में सॉरी ये तो ड्यूरेशन हुआ, ठीक है, इस टाइम पर हमारा ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डाइसिस्टोल हो रहा है, और फिर यहाँ पर होता है हमारा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है कि वो पूछेगा वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन कौन से लेटर पर होता है, कौन से पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो आंसर में देगा पी क्यू टी और क्यू आर एस, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कौन सा उस पर होता है, टी पर, और डीपोलराइजेशन किस पर होता है हमारा, वेंट्रिकल का क्यू आर एस पर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये क्यू आर एस पे गया तो अब ऐसे नोड से हमारा सिग्नल जाता है ए वी नोड पर, ए वी नोड फिर क्या करता है, वो सिग्नल को चारों तरफ इस तरीके से फैला देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है यार, बार बार 0.8 सेकंड की हमारी एक कार्डिक साइकिल होती है, ठीक है। मैं यार क्लास में शॉर्ट रखूँगा क्योंकि मेरे पास बार बार वार्निंग आ रही है स्टोरेज स्पेस की, आई डोंट नो कब ये कट जाए वीडियो, इसलिए बस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये तुम्हारा निपटा दूँ, ठीक है। मेन टॉपिक ईसीजी था, ईसीजी मैंने शॉर्टली पढ़ाया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से, और ये चार्ट रखना, इस चार्ट को चाहे एक पेपर पर बनाकर अपनी एनसीईआरटी में चिपका लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईसीजी से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज है ये और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि चलो अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। ट्रिक टू फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है टाइम ड्यूरेशन पर, जब मैंने नीट दिया था तो मेरे टाइम पर ये टाइम ड्यूरेशन पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम जैसे कार्डिक साइकिल का हमने एक वो बनाया था 0.1 सेकंड, 0.3, 0.4 सेकंड, ये सारा मैंने एट्रियल और वो सिस्टोल डाइसिस्टोल सब मैंने उसमें पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें ना मेंशन कर लूँ, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना सर्किल पी क्यू आर एस फिर टी, ठीक है। पी से क्यू आर एस तक जाने में हमारे 0.1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्यू आर एस से टी तक जाने में हमारा 0.3 का ड्यूरेशन लगता है, टी से पी पर जाने में हमारा 0.4 सेकंड का वो लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पी पर हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम होता है, क्यू आर एस पर हमारे क्या होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, और टी पर क्या होता है बेटा हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। पी क्यू इंटरवल में हमारे क्या होता है एट्रियल सिस्टोल होता है, और जो हमारा क्यू से टी इंटरवल है उसमें क्या होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और हमारा टी पर क्या होता है हमारा वेंट्रिकल डायसिस्टोल होता है, ठीक है। दोनों जगह तो सिस्टोल सिस्टोल हो रहा है, पी पे भी और क्यू पर भी। टी पर सबसे ज़्यादा टी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, टी डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इसमें मैंने आपको नीचे समझा दिया, इनके एक्शन पोटेंशियल मैंने बता दिया कहाँ से जनरेट हो रहा है, ए से नोड से पी पर होता है, फिर क्यू आर एस पर हमारा क्या होता है बेटा हमारा ए वी नोट्स पर करने लगता है, ठीक है। यही सारा आपका इसमें लिखा हुआ है। और फिर जब हम देखते हैं
अगर हमें नंबर ऑफ काउंटिंग करनी हो कभी ईसीजी अगर आप देखो किसी पेशेंट की, तो जितनी बार वो ये क्यूआरएस वाली जैसे ये होती है ना, ये इस टाइप की, ये जो होती है ऐसे क्यूआरएस वाली होती है, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। कभी देखना आप कि जितनी जितनी ज़्यादा ये होती है इनको काउंट करके हम बता देते हैं कि कितना उसका हार्ट रेट हार्ट बीट चल रही है, वो सब हम पढ़ते हैं। यही लिखा हुआ ऑब्वियसली बाय कंटिन्यू काउंटिंग द, ये सारी तुम पढ़ोगे तो इसमें यही निकलेगा, ठीक है। हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। जब हमारा ईसीजी होता है वो हमारा एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उन्हें हम क्यूआरएस को काउंट करके बता सकते हैं कितने हार्ट बीट चल रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पर कार्डियक अरेस्ट के चांस, ये सारी चीज़ें वो सब अब जब तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे तो जब पढ़ाने हो तो मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे तो यही टॉपिक चल रहा है, हम तो यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रखे हैं मैंने। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, एट्रिया को वो डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, एंड लीड्स थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, जो हमारे एट्रियाज हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्यू आर एस पर क्या होता है हमारा, रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस पे भी डिपोलराइजेशन हो रहा है, पी पे भी डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है सारी, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है, डिपोलराइजेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है। जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना इससे नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो उसमें मैं डीप ये जो एक्साइटेशन एनर्जी वो होती है स्टेट, डीपोलराइजेशन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू का मतलब क्या है, अगर वो निगेटिव ग्राफ से जब पॉजिटिव ग्राफ में आता है तो जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। बिगनिंग द सिस्टोल, ठीक। हेलो बच्चों, हाँ वो दोबारा क्लास कट हो गई, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। कहाँ तक समझा दिया था मैंने आपको। ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट करती है हमारे डिपोलराइजेशन, पी वेव रिप्रेजेंट करती है हमें रीपोलराइजेशन, यानी कि अभी तो डिपोलराइजेशन होता था, अब रीपोलराइजेशन, द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब जब वेंट्रिकल हमारे एक्साइटेड हो रहे हैं, डीपोलराइज हो रहे हैं, तो अब वो रीपोलराइज भी तो होंगे, वापस अपनी स्टेट में नॉर्मल स्टेट में वापस आएंगे ना। तो ये द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइट पॉइंट है, याद रखना कि जो हमारा एंड ऑफ टी वेव है ना, वहाँ पर हमारा क्या है, सिस्टोल का बिगनिंग है, ठीक है। ये सारा हमने समझ लिया। अब बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पर आ जाओ। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या है बेटा, हमारा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। फ्लो चार्ट में क्या है, हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के पास होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। ब्रेन के पास होता है हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। ये क्या आगे किस पे फंक्शन कराता है, ये हमारी पूरी बॉडी के जो मेन फंक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये सिग्नल देता है हमारा एएनएस को, ठीक है। एएनएस को होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा कार्डियक कैसे हमारा परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम पता करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो टाइप का ब्रेन होता है, पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक, ठीक है। थोड़ा बहुत पता भी होगा अगर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखें, लेक्चर देखें तो कुछ चीज़ें पता भी होंगी, ठीक है। ब्रेन है हमारा, ब्रेन किसके कंट्रोल में होता है, हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। ये किसको सिग्नल देता है, एएनएस को, ठीक है। एएनएस हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक, ठीक है। इसमें भी ये है कि जब हम आगे चैप्टर और दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो किससे रेगुलेट होता है, हमारा वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व के रिलीज करता है हमारा एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। एसिटाइल कोलाइन के काम क्या होता है, हमारा डिक्रीज हार्ट बीट। मैंने बताया था 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट होते हैं ड्यू टू वेगस नर्व, ठीक है। हम वेगस नर्व कट करते हैं तो हमारा हार्ट तेज़ तेज़ धड़के। तो अब पता चल रहा है वो कैसे, जो हमारा एएनएस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक किससे कनेक्ट है, हमारा वेगस नर्व, ठीक है। मैंने बोला भी था वेगस नर्व के बारे में थोड़ा बहुत क्लास देख लेना, वीडियो वगैरह 5-7 मिनट की, ठीक है। अगर यूट्यूब पर डालकर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। वेगस नर्व के रिलीज करता है हमारा एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। एसिटाइल कोलाइन क्या होता है हमारा, ये डिक्रीज करता है हमारी हार्ट बीट रेट को, ठीक है। ये हमारा डिक्रीज करता है। अब वहीं पर ही नेक्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है हमारा, ये एसिलेटरी होता है। क्या होता है ये हमारा एसिलेटरी,
ठीक है। ये रिलीज़ करता है हमारा एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन, ठीक है। दो वो रिलीज़ करता है हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे, ये हमारे हार्ट बीट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एक डिक्रीज़ कर रहा है, एक इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा बैलेंस है हार्ट का वो ऐसे ही हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट होते हैं, और वो हमारे अप टू 100 तक भी जा सकता है अगर हम वेगस नर्व को कट कर दें। तो वो यही है पार्ट, ठीक है, कि हमारा रेगुलेशन कैसे हो रहा है कार्डियक का, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी कैसे हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेन से हमारा सिग्नल जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है हमारा, जो हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, मेनली ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। एएनएस पे सिग्नल भेजता है। एएनएस डिवाइडेड दो पार्ट में, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है हमारा, जो हमारी वेगस नर्व होती है उससे रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। ये डिक्रीज़ करता है हमारी हार्ट बीट रेट को, याद रखना। एसिटाइल कोलाइन क्या है हमारा, ठीक है, और कैसे डिक्रीज़ हो रही है, कौन कर रहा है, ये याद रखना। सिंपैथेटिक क्या करता है हमारा, एसिलेटरी होता है ये हमारा, ये रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन, ये दोनों क्या है हार्मोन है, ये हमारे इंक्रीज़ करते हैं हार्ट बीट रेट को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है। ये लिखा हुआ है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंस्ट्रक्टली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मसल, जिन्हें बोलते हैं हम नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या थे हमारे, हमने पढ़े ऐसे नोड, ए बी नोड, ये सारी, ठीक है। हैंस डेट द हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक। हमारा हार्ट क्या कहलाता है, भले ही मतलब कि उस पर सिग्नल तो हमारा माइंड देता है, बट उसको ऑन और ऑफ कौन करना उसके हाथ में नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, मसल से बना हुआ है, ठीक है। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम एएनएस, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि जो हमारा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसे बोलते हैं हम मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये फंक्शन कराता है एएनएस से। एएनएस डिवाइडेड हमारा दो पार्ट में, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है हमारा, एएनएस का। कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज कर सकता है हार्ट रेट, कैसे, जब वो रिलीज़ करेगा एपिनेफ्रिन और नॉरएफ्रिन, ठीक है। फिर इंक्रीज हो गई द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय देयर कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ऑन अनदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक, दूसरी तरफ क्या होता है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल होता है, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस, ये भी एएनएस का ही पार्ट है। डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, कैसे, क्या रिलीज़ करेगा, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, अच्छे ही केमिकल्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको बता रखा है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में क्या है हमारा, अभी तो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, नर्वस सिस्टम से। अब केमिकली कैसे होता है, ठीक है। केमिकली क्या होता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना हॉर्मोन्स वाला, तो उसमें सारी ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है हमारा, एड्रिनलिन और नॉरएफ्रिन, ठीक है, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। क्या सीक्रेट करती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है हमारी एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। प्लस थायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है हमारी, थायरॉक्सिन, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या करती है हमारे बीएमआर बढ़ा देते हैं। बीएमआर क्या होता है बेटा हमारा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर की फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चे, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एचबीआर क्या होता है बेटा हमारा, हार्ट बीट रेट, ठीक है। फिर क्या होता है, जब बीएमआर बढ़ता है हमारा, बीएमआर इंक्रीज होता है तो हमारी एचबीआर भी इंक्रीज होता है, यानी कि हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। यही लिखा हुआ है हमारा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल देयर बाय द कार्डियक आउटपुट एड्रिनली मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। केमिकली भी हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है उसे हम बढ़ा सकते हैं। वो हार्मोन्स जो बताए वो हार्मोन्स गिरे हैं हमारे, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और थायरॉक्सिन भी क्या है बेटा हमारे हार्मोन्स। ऊपर के लिखी हुई एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है, याद रखना। ये हमारा केमिकल रेगुलेशन होगा, ये सेकंड पार्ट होगा कार्डियक।
रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का। ठीक है, मैंने दोनों पढ़ा दिया आपको, नर्वस रेगुलेशन भी पढ़ा दिया और केमिकल रेगुलेशन भी पढ़ा दिया। यही आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ, कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो समझ में नहीं आए। क्लास देखो, क्लास देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो। ये पक्का यकीन है कोई भी एनसीईआरटी से आउट ऑफ पॉइंट मेरा जाएगा नहीं, उल्टा एनसीईआरटी से और ज़्यादा नॉलेज दे दूंगा एक्स्ट्रा, बट कम नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, नाउ फाइनली इस चैप्टर के हम लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, 4-5 डिसऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है, मेनली नॉर्मल हैं, जनरली चलते फिरते मिलते हैं आपको ये। अब लेकिन इससे ना क्या होगा, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत है। ठीक है, बट ये मत समझाना इसे आधा पढ़ के ह्यूमन फिजियो डॉक्टर बन जाओ। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दो ना, तो बहुत सारे बच्चे अपने आप पे एनालाइज करने लगते हैं कि यार मैं अगर छोले भटूरे खा लूँगा तो नींद आएगी, ये होगा, फैट बढ़ जाएगा, ऐसा वैसा। तो बेटा ये इनसफिशिएंट नॉलेज है। जैसे अभी ईसीजी में हमने पढ़ा, ईसीजी में आपको 3 लिम्फ नोड बताए हुए। ठीक है, चेस्ट वाले नहीं बताए। क्यों? क्योंकि अगर सब यहीं बता दिया तो फिर वहाँ कर क्या पढ़ोगे, और वो बहुत ब्रॉड है। जब तुम पढ़ोगे ना यहाँ के BD चौरसिया एनाटॉमी पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत दिमाग घूम जाएगा। सपना देखना आसान है बेटा, सपने को पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। और हाँ, एक स्पेशल वो है अनाउंसमेंट, जिन बच्चों को सब्जेक्टिव वाइज नोट्स चाहिए थे, मेरी एक बच्चे से बात हुई, बोली सर मुझे सब्जेक्टिव वाइज नोट्स भी तो आप प्रोवाइड करें। ऑब्जेक्टिव वाइज तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, MCQ तो हो जाएंगे, नीट के बेसिस पर तो हो जाएगा, बट सब्जेक्टिव वाइज तो मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी में से आप पैराग्राफ निकाल लो। बट अब मुझे उसका दूसरा वो मिल गया, आप इतने भी एफर्ट्स मत करो। एक बुक है, उसकी PDF आपके सबके अलग अलग ग्रुप पर भेज दूँगा, जो मेरे पास ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, जो सेंटर का ग्रुप है उस पर ही भेज दूँगा, जो मेरे पर्सनल बच्चे हैं उनको ही भेज दूँगा। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन के एनसीईआरटी की जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपका जो हमारा सब्जेक्टिव वाइज चल रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो ऑब्जेक्टिव वाइज है बच्चे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव वाइज पर ही मैं प्रिपेयर्ड रहे। मेन चीज़ क्या है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स मिले उन्हें लिखो, अपनी कॉपी पे पेस्ट कर लो। ठीक है, अब बहुत स्मार्टली वर्क करना है हमें, क्योंकि ह्यूमन फिजियो हमने स्टार्ट कर दी है, बहुत वेटेज वाली है, इसे छोड़ना मत बीच में, इसे रेगुलर कंटिन्यूस रखो और इसमें हम अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ह्यूमन फिजियो निपटती है हमारी, फिर हम कोशिश करेंगे कि बेटा आपके पूरे 3-3, 4-4 चैप्टर की आपकी टेस्ट ली जाए। ठीक है, कुछ बच्चों के स्टार्ट भी हुए थे बट वो रोकने पड़ गए क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस ख़राब आ रहा है। तो बट अभी ये है कि हम पहले सिलेबस निपटा लें, फिर आपको हम रिवीजन का टाइम देंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि नवंबर के एंड में हम स्टार्ट कर दें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अच्छा खाली टाइम होगा। अप्रैल आपका फ्री कर देंगे, अप्रैल आपको पूरा रिवाइज़ करो, पढ़ो, क्योंकि अप्रैल के बाद में मेरे ही पेपर होंगे, तो आपको फ्री होगा, आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोशिश यही कर रहे हैं कि सर से बात हुई थी मेरी, कि सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से पहले रिवीजन मिल जाएगा आपको। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या आता है बेटा, HBP क्या आता है हमारा, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है हमारा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके वॉल पर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है हमारा, एक होता है हमारा HBP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है हमारा, 120 mmHg। ठीक है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, या तो इसे हम HBP बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं हम सिस्टोलिक BP। ठीक है, LBP क्या होता है हमारा, लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि नीचे का, ये कितना होता है हमारा, 80 mmHg। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डायसिस्टोलिक BP। ठीक है, फिर पल्स प्रेशर हम फाइंड करते हैं। पल्स प्रेशर हमारा कैसा आता है, HBP माइनस LBP, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। तो ये क्या है बेटा, हमारा पल्स प्रेशर आता है। ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था। अभी जो मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे उसमें फाइंड करने को बोला था उन्होंने। एक पर्सन है, उसका BP 140 है, और यानी कि सिस्टोलिक 140 है, और उसका डायसिस्टोलिक हमारा 90 है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला HBP माइनस LBP फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये MCQ में हमारे भी आते हैं, हमारे भी MCQ आते हैं, 20 MCQ आते हैं।
एक नंबर के 20 नंबर के होते हैं। अगर हमारा पल्स प्रेशर की दो टर्म आती हैं, एक ट्रैकीकार्डिया, एक हमारा आता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया एक दूसरा आता है हमारा ब्रैकीकार्डिया, ठीक है। कार्डिया से यानी समझ लो उससे हार्ट से रिलेटेड है। अगर हमारी इंक्रीज जो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करती है उसे बोलते हैं हम ट्रैकीकार्डिया। जब दिल जोरों से धड़कता है ना, जब घर पे पता चल जाता है रिजल्ट में फेल हो रहे हो, तो जब दिल धड़कता है आपका जोर जोर से, तो उसे बोलते हैं हम ट्रैकीकार्डिया। फिर जब नॉर्मल चल रहा होता है या दिल हल्का हल्का थमने लगता है, तो जब डिक्रीज हार्ट बीट होती है तो उसे बोलते हैं हम ब्रैकीकार्डिया। ऐसा कब होता है? जब हमारी O2 सफिशिएंट नहीं होती। इंक्रीज हार्ट बीट कब होती है? जब कोई हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं या किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो जब हाइपरटेंशन क्या बताया गया? 120 टू 120/80 क्या होता है? हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। बट अगर इससे 140/90 पे आ जाता तो ये हमारा हाइपरटेंशन हमारा आता है। ये हमारे हार्म पहुंचा सकता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, लाइक किडनी, हार्ट, और रप्चर कर सकता है हमारी ब्लड वेसल्स को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे से भी नीट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नीट में वहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से तुम सोचोगे नहीं। मैंने एक बार सोचा था ये डिसीज़ वगैरह से क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल था, लेकिन बट क्वेश्चन आ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होता है बेटा? हमारा एक हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। उस पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम पे ये पूरी आर्टरी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब ये रास्ता रुकना बंद होना स्टार्ट हुआ। पहले तो सारे उस पर इतना फ्लो हो रहा था, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन आने स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ, फैट का डिपोजिशन, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोमा, ठीक है। जब ये फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि रास्ता रुकने लगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आने लगा, तो ये डिपोजिशन जो हो रहा है हमारा, ये हमारा आगे चल के अगर ये क्या करता है हमारा, ये लीड करता है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या वो करता है हमारा ये लीड एक तो यार एथेरोस्क्लेरोसिस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। बायो में दिक्कत यही है बेटा मेडिकल में कि तुम प्रोनाउंस करते करते थक जाओ सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। अब मोर देन 70% ये अगर ये डिपॉजिट हो जाता है तो इससे क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक, जो हमारा हार्ट अटैक होता है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि ये लिखा हुआ कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस affect the vessel that supply blood to the heart muscle. It is caused by the deposition of calcium, fat, cholesterol and fiber tissue which make the lumen of artery narrow, ठीक है। ल्यूमन क्या होता है बेटा? ल्यूमन ये होता है इसका, ये हमारी वेसल है, इसका ये ल्यूमन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बंद होने लगा, तो ये क्या हुआ? नैरो, बंद होने लगा, ठीक है। एंजाइना क्या होता है बेटा? एंजाइना में होता है हमारा नॉट सप्लाई प्रॉपर O2 टू आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं होता तो वो होता है हमारा एंजाइना। इसमें क्या होता है? इसमें सिम्टम आते हैं हमारे एक्यूट चेस्ट पेन, जब घुटन होने लगती है तो एकदम चेस्ट पे पेन होना स्टार्ट होता है, तो ये कहलाता है हमारा चेस्ट पेन, वो एंजाइना, ठीक है। ये लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common in the middle age and elderly. It occur due to condition affect the blood flow, ठीक है। O2 का, अगर O2 इनसफिशिएंट मिलेगी तो हमारे ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी, और ये मोस्टली कॉमनली देखा जा रहा है आजकल हमारी कॉमन एज में, एल्डर एज में, मिडिल एज में, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंजाइना। हार्ट फेलियर क्या होता है? मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना वो ब्लड पंप नहीं कर रहा, वो अब काम चोरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट फेलियर, जिसमें क्या होता है? हमारा कार्डिक आउटपुट जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? ये तो हो गया हमारा हार्ट फेलियर। यहाँ पे फेलियर का मतलब क्या होता है? जैसे तुम क्या हुआ, तुमने पेपर लिखा, अब तुम फेल हो रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा फेलियर है। बट ये नहीं तुम यहाँ पे
हार गए, तुम्हारी जर्नी ख़त्म हो गई, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? कार्डिक अरेस्ट जो होता है जब आप पूरे हार चुके होते हो, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो तो हमारी जो हार्ट मसल्स हैं वो डैमेज होनी स्टार्ट हो गई। और हार्ट ऐसे नहीं रीजनरेट हो जाता है, जो मसल डैमेज वगैरह हुई हैं वो इतनी आसानी से नहीं होता है, इसलिए तो बोलते हैं। तो ये सारे लिखा हुआ, हार्ट फेलियर मीन दैट द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली enough to meet the need of the body. It is something called congestive heart failure. congestive heart failure भी होता है अगर लंग्स ने प्रॉपर सप्लाई नहीं दी ऑक्सीजन की, तो जब भी congestive heart failure बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स, जब हमारा लंग्स का कंजेशन हुआ, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन सिस्टम ऑफ दिस डिसीज हार्ट फेलियर। इट इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट जब होता है जब हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है बीटिंग करना, यानी कि उसे बोलते हैं हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं उसको हम, या बोल देते हैं हम उसको हार्ट अटैक। ठीक है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये होता है सारे हार्ट के जो पॉसिबिलिटीज़ जो डिसीज़ हैं वो हमने बता दी। अब याद रखना, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसे क्या बोलता है? मेंजाइना। हार्ट फेलियर कब होता है? जब हमारा ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है। ठीक है, मसल डैमेज होती है तो जब हमारा कार्डिक अरेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम बेटा? हार्ट अटैक। यही था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको, होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन में ये था कि बेटा वो 4 स्टेटमेंट थे, 4 में से बताने थे कितने करेक्ट हैं कितने गलत हैं। तो बेटा उसमें 3 करेक्ट हैं, 1 गलत है। गलत कौन सा वाला है? शायद सी वाला ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ सेमिलर वॉल्व ओपनिंग। बेटा जब हार्ट बीट जब नहीं होती, जब वो ओपनिंग नहीं होते, ओपनिंग वाला गलत है, वहाँ पे क्लोजिंग आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट गलत है, एक बार तुम देखना उसके बाद समझ जाओगे। ठीक है, और जिसने सही करा आंसर उसके लिए अच्छी बात है, +4 नंबर। जिन्होंने गलत करा तो -5 नंबर। ठीक है, वो मेरे से पिटने में तैयार हो जाए, वो मेरे से शाबाशी लेने तैयार हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ये आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, NCERT रीड कर लेना, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे मैसेज कॉल कर लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर।